चमार रेजिमेंट बननी चाहिए। हाँ भाई, चमार रेजिमेंट क्यों बने? अरे दलित रेजिमेंट क्यों नहीं बननी चाहिए? बताइए आप लोग। पहले वाल्मीकि समाज के नौजवानों को काटना शुरू कर दिया, अलग कभी नहीं दी ना। आपने कभी लोकसभा में टिकट जीता? अरे इसी चंद्रशेखर रावत जी को तमाम नौजवानों ने ये बड़ी सेना बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? विधानसभा में चाहिए कि नहीं चाहिए? लोकसभा में चाहिए कि नहीं चाहिए? विधानसभा में चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे हमें राजनीतिक वर्गीकरण यही तो चाहिए। अरे ये इन लोगों को इतना मजबूर कर रही है कि हमारा विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आरक्षण राजनीति में क्यों मांग रहे हैं भाई? क्यों नहीं होना चाहिए? अरे मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं मौसम वैज्ञानिक हूँ, मैं SC/ST का लीडर हूँ, मेरे बेटा BTech MBA है। मेरे बच्चों में और एक मेरे भाई के बच्चों में जो नाली साफ करता है, जो सीवर साफ करता है, क्या उसका है? अगर हमारे 3,000 भी होते, 30,000 भी होते तो हमें तसल्ली होती कि हमारा बंटवारा गलत हुआ है। अब ये कहते हैं कि नौकरियां खत्म हो गई हैं भाई। अरे यूपी विश्वविद्यालय में 19 राज्य विश्वविद्यालय हैं, 30 प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, 7,372 डिग्री कॉलेज है। इतना बड़ा डेटा के अंदर हमारे 50 लोग प्रोफेसर नहीं है। बताइए। अब ये कहते हैं कि हमारे लोग पढ़ लिख कर नहीं आते। मैं एक खुला चैलेंज कर रहा हूं। हमारे एक नौजवान डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वाल्मीकि हरियाणा से वो प्रोफेसर की असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर आए और उनका इंटरव्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी में था। आप लोग सुन लीजिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में था। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो उन्होंने कहा, भाई साहब मैं 5 बार से फेल हो रहा हूं, 10 साल मेरी PhD को हो गए, मैं पास नहीं हो पा रहा हूं, आप मेरा कुछ करिए। तो मैंने कहा चलो मैं बात करता हूं। लोगों ने कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाकी सिफारिशियों ने कहा कि मेरिट के आधार पर होगा। हमने कहा भाई मेरिट के आधार पर होगा तो हमारे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी का सिलेक्शन हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर में, लेकिन नहीं हुआ। वो जो लड़की PhD कर रही थी वो लास्ट में 14 लोगों के अंदर सबसे नीचे थी और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार प्रथम नंबर पे थे, उनको फेल कर दिया गया और किम्मी नाम की लड़की को जो एक विशेष जाति से थी उसको असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट कर लिया गया। ये पक्षपात हमारे वाल्मीकि समाज के साथ होती है। क्या पार्शलिटी है? नहीं है। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। मैं 1990 का MSc हूं। 5 नौकरियों में जब मैं आया तो 5 नौकरियों में सबसे नीचे आया। उनकी मजबूरी बन गई कि मुझे देने के लिए मजबूरी बन गई। मैं आप लोगों के सामने वो बात रख रहा हूं कि ये कहते हैं कि भैया आरक्षण से तो नौकरियां खत्म हो गई हैं। अगर नौकरियां खत्म हो गई हैं तो क्या पुलिस की नौकरी भी खत्म हो गई? क्या मास्टरों की नौकरी खत्म हो गई? क्या जितने पेट्रोल पंप भारत में हैं, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के पेट्रोल पंप पता है कितने हैं? 58,000 पेट्रोल पंप हैं और 71,000 इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप हैं। उनमें भी 15% शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है। बताओ इस धानुक समाज में से, वाल्मीकि समाज में से कितने हजारों लोगों के पेट्रोल पंप हैं? बताइए कितने हैं? बताइए यूपी में कितने हैं? बताइए दिल्ली में कितने हैं? बताइए राजस्थान में कितने हैं? अरे कहीं कोई मिल गया तो इकला दुकला मिल गया। जिसने बेचारे राजनीतिक में ढो ढो करके ये काम किया होगा वो पेट्रोल पंप तक पहुंचा। अब आपको मैं डेटा देता हूं कि जो बजट हमारा एलोकेट होता है, बजट देश का 50 लाख करोड़ रुपए का होता है और उसमें से स्पेशल कंपोनेंट प्लान शेड्यूल कास्ट के लोगों को व्यापार करने के लिए दिया जाता है। व्यापार करने के लिए 50 लाख करोड़ में से भारत सरकार में सोशल जस्टिस मंत्रालय को 55,000 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। उस 55,000 करोड़ में से 5500 करोड़ रुपया इस BSc समाज को नहीं मिल पाता। कितना दर्दनाक डेटा है, बताइए आप लोग। सेम तो कह दो भाई, क्या ये डेटा है? क्या
इतने दिल्ली के अंदर 1 लाख कर्मचारी कच्चा में काम कर रहे हैं, क्या बहुजन नेता ने एक बार भी आकर के अपने जाटव भाइयों को ला करके सफाई कर्मचारियों के लिए आंदोलन किया है? किया है क्या? अरे यूपी में किया है क्या? 10,000 तो बेचारे मर रहे हैं। बताइए, हमको कहा जाता हम पढ़ते नहीं हैं। अरे भाई हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन आपके मास्टर भी आपके हैं, प्रिंसिपल भी आपके हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी आपके हैं, सीडीओ भी आपके हैं, डीएम भी आपके हैं। अरे हमारे लोग तो बीएड करके चुपके से निकलते भी हैं, तो उनको मास्टर बनने में रोड़ा आप लोग अटकाते हैं। ये वो आरक्षण वर्गीकरण है कि जिस प्रकार से बस में लिखा जाता है, बस में लिखा जाता है कि यह सीट महिलाओं के लिए सुरक्षित है, और जब कोई महिला आती है तो बड़े से बड़े दबंग को उठा करके कहती है, क्या कहती है? एक्सक्यूज मी सर, दिस सीट इज लेडीज सीट, कैन यू स्टैंड अप प्लीज? तो 4 लोग और कहते थे, ओ भैया ओए खड़ा हो ले, लेडीज आ रखी है। हरियाणा में है तो खड़े, अरे खड़ा हो जा। और यूपी में है तो कहा जाता अरे तो दिखाई ना दे रहा रे, है या नहीं है? तो भाई ये वो वर्गीकरण है जो निश्चित कर दिया गया है कि आपको सीट देनी ही पड़ेगी। अरे आप 30% हैं, ये डीएससी समाज तो 70% है। 15% में सीटों में से 100 सीटों में से ये कहते हैं आरक्षण में 200 पॉइंट के अंदर रोस्टर कैसे लागू करोगे? आई विल यू आर वेलकम फॉर डिस्कशन। मैं आपका स्वागत करूंगा, आप मेरे साथ आइए और मेरे साथ बहस करिए। एज यू विश, एनी टाइम, एनी वेयर, एनी प्लेस। मैं आपको रेस्पेक्ट करता हूँ, आइए मेरे साथ। आओ मैं आपको बताता हूँ रोस्टर कैसे बनता है, आओ मैं आपको बताता हूँ वैकेंसियां कैसे क्रिएट होती है। आइए ना। अरे मेरे गरीब नौजवान लोगों से पूछा जाता है, बताओ 200% रोस्टर कैसे लागू होगा? आओ ना, मैं नौकरी करता हूँ। अरे इस भारत के अंदर 50 मंत्रालय है, 50 मंत्रालयों में आपने SC/ST एसोसिएशन में एक भी वाल्मीकि को नहीं टिकने दिया। सब जगह आपका कब्जा है, और जो बन भी जाता है उसको टिकने नहीं देते। एयरपोर्ट अथॉरिटी में तथाकथित नेता देवी सिंह राणा को जीने नहीं दे रहे हैं। 148 एयरपोर्ट का इकलौता वाल्मीकि है, इकलौता वाल्मीकि। मैं 25 साल से अपने विभाग का जनरल सेक्रेटरी हूं SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन का। मेरे विभाग में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरे कर्मचारियों के साथ, मेरे अधिकारियों के साथ कोई एक एट्रोसिटी करके दिखा दे। एक भी 25 साल से मैंने दलित एकता को बना के रखा है। इसको कहते हैं दलितों की एकता कायम रखना। अरे आप अगर दलित नेता थी तो आप मुख्यमंत्री रहते हुए क्या आपने विधानसभा में टिकट दी? नहीं दी ना। आपने कभी लोकसभा में टिकट दी क्या? अरे इसी चंद्रशेखर रावत जी को तमाम नौजवानों ने ये बलि सेना बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बलि सेना बनाने की इसलिए जरूरत पड़ी कि इन्हीं लड़कों ने चंद्रशेखर रावत को सर पे बिठा के रखा था, और जब ये बढ़ गया तो उन्होंने सबसे पहले वाल्मीकि समाज के नौजवानों को काटना शुरू कर दिया, अलग करना शुरू कर दिया। और आज वो लोकसभा में पहुंचे तो वाल्मीकि की बदौलत पहुंचे, और वहां पहुंच करके कहते हैं, क्या कहते हैं? चमार रेजिमेंट बननी चाहिए। हाँ भाई, चमार रेजिमेंट क्यों बने? अरे दलित रेजिमेंट क्यों नहीं बननी चाहिए? बताइए आप लोग। अरे आप लोग कहते हैं बाबा साहब के पुजारी। अरे पहली बार जब बाबा साहब लोकसभा लड़े थे तो पूरे इतिहास को पता है कौन उनके सामने खड़ा होकर के बाबा साहब को हराया था। पता है ना? क्या करना थे? हमारे परम पूजनीय माननीय दीना भाना जी ने मान्यवर काशीराम जी को डॉक्टर अंबेडकर साहब की मिशन को सिखाया। उन्होंने बाबा साहब के मिशन को सिखाया और काशीराम को आगे बढ़ाया। काशीराम जी ने दीना भाना को भुला दिया। 2 जून 1994 में बहन जी को जब कत्ल करने की कोशिश की गई तो वहां भी वाल्मीकि समाज के रामविलास वाल्मीकि, कानपुर के वाल्मीकि ने बहन जी को उठा करके शीशा तोड़ करके गेस्ट हाउस कांड में उनकी जान बचाई। ये वाल्मीकि शेर था। भाजपा की सरकार से सहमति से मंत्री बने रहे। जब पता चली कि ये वाल्मीकि है, 3 महीने के अंदर उनसे इस्तीफा ले लिया गया। कहां दलित एकता है भाई? अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, दलित एकता के नाम पर कितना मूर्ख बना रहे हैं आप लोग। ध्यान दीजिए, मंडल कमीशन आया,
मंडल कमीशन जब आया तो उसमें क्रीमी लेयर लागू किया गया। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए से 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए से 8 लाख रुपए, अब वो 12 लाख रुपए करने जा रहे हैं। किसी भी ओबीसी के नेता ने, किसी भी पिछड़ी जाति के नेता ने मंडल कमीशन के अंदर क्रीमी लेयर का विरोध नहीं किया, क्योंकि वो चाहते हैं उनकी जाति मजबूत हो, उनका कमजोर वर्ग मजबूत हो। अब बताओ किसी ने करा क्या? स्वर्ण कास्ट में से, बनियों में से, ब्राह्मणों में से, बनियों से, ब्राह्मणों से 10% ईवीएस कोटा अलग से लागू कर दिया गया। किसी बनिए ने, किसी ब्राह्मण ने, किसी राजपूत ने ईडब्ल्यूएस के कोटे का विरोध नहीं किया। किया क्या? नहीं किया। भाई इनको मिर्ची किस बात की है? आप तो हमारे रहबर थे। अरे आपको तो हमारा ये पूरा समाज बड़ा भाई मानना था, रहबर मानना था, नेता मानना था। अच्छा हुआ साथियों, अच्छा हुआ आपके विचार पता चल गए। अब इस वाल्मीकि समाज से, इस जैसी समाज से कोई नेता पैदा होना चाहिए तो इनको मुंहतोड़ जवाब दो। अपना नेता पैदा करो, और अगर नेता पैदा नहीं कर सकते हो तो इनका विरोध करो, और ऐसा विरोध करो कि जो इस आरक्षण की वर्गीकरण की लड़ाई को हमारा समर्थन करे, हम उसके समर्थन करेंगे, और जो पार्टी इसको इंप्लीमेंट करेगी हम उसको राजनीति में लेकर आएंगे। बजाओ ताली। गलत है क्या? बताइए साथियों, जो पार्टियां आरक्षण में वर्गीकरण का समर्थन करेंगी, हम उन पार्टियों को अपने सरकारी कर्मचारी से लेकर के सफाई कर्मचारी तक लोग आह्वान करो कि आरक्षण में वर्गीकरण लागू होना चाहिए। एक बार मेरे साथ आवाज लगाओ। आरक्षण में वर्गीकरण एबी कैटेगरी लागू करो, आरक्षण में एबीसीडी कैटेगरी लागू करो, एससीए एससीबी लागू करो, बीएससी समाज को हक दो, बीएससी समाज का हक दो, वाल्मीकि समाज को प्रताड़ित मत करो, तथाकथित नेता शर्म करो, तथाकथित नेता अपने भाइयों को नीचा दिखाना बंद करो। अरे तथाकथित नेता, बहुजन नेता इस दलितों की लड़ाई में आकर के अपनी दखलंदाजी बंद करो। साथियों, हमने तो ज्ञापन देने जा रहे हैं। अब मैं बहुत एक अहम आपको डेटा देने जा रहा हूं, जिसमें हमने सरकार को ज्ञापन दिया है। सरकार को ज्ञापन देने में हमने क्या शर्तें रखी हैं, हमने सरकार को ज्ञापन देने में क्या शर्तें रखी है और क्या हमने रखा है, मैं वो डेटा आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। साथियों, हमने लिखा है, माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री भारत सरकार 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संवैधानिक खंडपीठ द्वारा सिविल अपील संख्या 2317/2011 द स्टेट ऑफ पंजाब एंड अन्य बनाम दविंदर सिंह एंड अन्य बनाम मामले में SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने के लिए हमारी अपील। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज दिनांक 10 सितंबर 2024 दोपहर 1 बजे हम लोग जंतर मंतर पर वाल्मीकि समाज, अन्य वंचित समाज संवैधानिक तौर पर सत्याग्रह कर रहा है, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जिलों से हमारे नेतागण यहाँ पर उपस्थित हैं। यह सत्याग्रह SC/ST में वर्गीकरण लागू करने के लिए विशेष जाति के लोगों को राजनीतिक अथवा गैर राजनीतिक संगठनों, संवैधानिक पदों पर आसीन मंत्री, सांसदों, विधायकों, वकीलों आदि काली पट्टी बांध करके विरोध किया गया, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए संवैधानिक, सामाजिक, न्यायिक, आधिकारिक का सामाजिक तौर पर विरोध कर रहे हैं। यह इस देश की SC/ST की करीब 90% अतिरिक्त जातियों, अतिवंचित जातियों की जनसंख्या आरक्षण से वंचित है। इसका मुख्य कारण SC/ST आरक्षण को लागू करने और उसके सही बंटवारे के लिए भारत के संविधान अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 आज तक की केंद्र अथवा राज्य सरकारों के आरक्षण को लागू करने के लिए SC/ST में सभी जातियों को बराबर बंटवारे के लिए नियम बनाया जाए। इसकी वजह से SC/ST की बहुमत जातियों को आरक्षण में बराबर लाभ मिलने के लिए वंचित न रहना पड़े, इसके लिए विशेष तरीके से हमारी कुछ मांगे हैं। नंबर 1,
संविधान के अनुच्छेद 16(4) एवं 16(4) के तहत राज्य के अधीन नौकरियों में भर्ती के साथ साथ प्रमोशन में वर्गीकरण फार्मूला लागू हो। तालियां तो बजा दो भाई। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक ये कहते हैं हम लोग पढ़ते नहीं हैं। अरे भैया, पहली शिक्षा से लेकर IIT तक, IIM तक, MBBS तक आरक्षण लागू तो करो। 10 साल में हम आपको बता देंगे हम कितने काबिल हैं। 10 साल में साथियों, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, टेक्निकल मैनेजमेंट, डॉक्टरी शिक्षा में आरक्षण में वर्गीकरण लागू किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत SC/ST को शिक्षा एवं अर्थ संबंधी सहायता मिलने की में वर्गीकरण लागू किया जाए। सभी मंत्रालय विभागों में अलग से सेक्शन बना करके संपर्क अधिकारी बनाया जाए, जिससे कि वर्गीकरण लागू करने में कोई अनियमितता ना हो। नंबर 4, सभी मंत्रालय विभागों में। नंबर 5, राजनीतिक आरक्षण में भी वर्गीकरण लागू किया जाए। राजनीतिक वर्गीकरण विधानसभा चाहिए कि नहीं चाहिए? विधानसभा में चाहिए कि नहीं चाहिए? लोकसभा में चाहिए कि नहीं चाहिए? विधानसभा में चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे हमें राजनीतिक वर्गीकरण यही तो चाहिए। अरे हमारे लोग नौकरियों मांगेंगे तो जेब मजबूत होगी ये कहते हैं। अरे राजनीतिक मजबूरी ये इन लोगों को इतना मजबूर कर रही है कि हमारा विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आरक्षण राजनीति में क्यों मांग रहे हो भाई? क्यों ना मांगे? तुम्हारे 15-15 लोग मिनिस्टर हैं, 100-100 सांसद हैं। जैसे ही निर्णय आया आप इकट्ठे होकर के PM मोदी के पास जाकर के अपना ज्ञापन दे रहे हो हमारे विरोध में। क्यों दे रहे हो भाई? क्या क्रिमिनल लागू नहीं होना चाहिए? अरे मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं मौसम वैज्ञानिक हूँ, मैं SC/ST का लीडर हूँ। मेरे बेटा BTech MBA है। मेरे बच्चों में और एक मेरे भाई के बच्चों में जो नाली साफ करता है, जो सीवर साफ करता है, क्या उसका मेरे बच्चों की बराबरी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो मैं सबसे पहले छोड़ने के लिए तैयार हूं। ड्यूटी द गवर्नमेंट ऑफिसर। क्या आप तैयार हैं? आप लोग बताइए। 9-10 लोग पूरे देश में IAS हैं, उनके चक्कर में हम क्रीमी लेयर को बंद करने की हमसे बात कर रहे हैं कि यार वर्गीकरण में क्रीमी लेयर की बात मत ना करो। क्यों ना करें भाई? क्यों ना करें? अरे इनकी जातियों से पूछो क्या मोची को इसका न्याय मिला है जो जूता काटने वाला है? बताओ मुझे, क्या मोची का बच्चा DM के बच्चे की बराबरी कर पाएगा? ये कह रहे हैं जातिगत आधार पर होना चाहिए। जातिगत आधार पर ही दिखी है हमारी जाति तो आप में भी अनटचेबल है। आप तो आप शेड्यूल कास्ट में भी हायर कास्ट के हो गए, हमें नीचे बताने लग गए जो कल तक हमारे साथ नीचे बैठे थे। बताइए, जो कल तक नीचे बैठे थे वो हमको नीचा बताने लगे। अरे आप तो ब्राह्मण के भी सुपर ब्राह्मण हो गए। ये वर्गीकरण क्या लागू हुआ? आपने तो हमें हमारा स्तर इतना गिरा दिया कि जितना तो दूसरे लोगों ने नहीं गिराया जितना आपने गिरा दिया। दूसरा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों में हमारी भागीदारी तय की जाए। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग नहीं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में हमारे भागीदारी तय की जाए। आपसे विनम्र निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री और इस देश की संवैधानिक खंडपीठ ने जो निर्णय दिया है, हम उनका दिल से एक बार हाथ जोड़ करके माननीय सुप्रीम कोर्ट की 7 खंडपीठों के लिए हम हाथ जोड़ करके एक बार सब लोग अपना हाथ जोड़ करके धन्यवाद कहेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद बोलता भी होगा जो सरकार में रह करके ये लागू करेंगे तो ये पूरा डिप्राइव क्लास आपको समर्थन देगा। माननीय साथियों, मेरी बात आप लोगों के सामने रख गई है, फेसबुक से आपने लाइव किया है। मैं अपने साथी अशोक अज्ञानी जी जिन्होंने इस कार्यक्रम में विशेष भूमिका निभाई है, और मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी भी है। मैं ईश्वर से, प्रकृति से
पंच तत्वों से ये आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि हे प्रकृति, तूने इस समय पर जो गुलाबी मौसम बनाया है, ये हर आदमी की, इस डिप्राइव क्लास के लोगों की जिंदगी में भी ऐसा मौसम सुहाना बना दे तो शायद कुछ बात बन जाए। अंत में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि उभरते हुए स्वरों को दो आवाज, तो ये चमन महक जाएगा। उभरते हुए स्वरों को दो आवाज तो चमन महक जाएगा। अरे बेमौसम भी आवाज तो सावन भी आने से भटक जाएगा। अरे दलित वंचित समाज के लोगों, एक हो जाओ तो फिर वर्गीकरण को भी रोकने से कोई रोक नहीं पाएगा। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत, जय वंचित समाज।